Hello, class 11 students. This is your biology teacher Agrima Rawat. So, we have been doing chapter number 8, cell, the unit of life. In this, we have already talked about the eukaryotic cells, right? Uh, and in that, we have seen many of the organelles till now. Now, it is the turn of the very important organelle of the cell that is called as mitochondria. Okay, in the previous classes you have heard about it, that it is also called as the powerhouse of the cell. Mitochondria को powerhouse of the cell भी कहा जाता है. Why it is so? Because it generates all the energy that is required by the cell in the form of ATP. Okay, so we are going to talk about the structure in this video and the different things that we have not read earlier. Okay, so when we talk about the mitochondria, mitochondria is a plural term if it is present only a single mitochondria is present, so then we are going to call it as mitochondrion. Okay, so if you have to see the mitochondria under the microscope, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो इतना इजीली विजिबल नहीं होता है ये, ठीक है, इतना इजीली नहीं दिखाई देता. इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेन यूज़ होता है जिसे बोलते हैं डेस्पाई. यहाँ पे नहीं है, आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपके लिए. डेस्पी करके आपका एक स्टेन होता है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल हो सकता है आपको माइक्रोस्कोप के अंडर. एंड अगर हम सेल टू सेल देखें तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने नंबर प्रेजेंट होंगे वो हर सेल के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा. किसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. अगर कंपैरेटिवली कम की ज़रूरत है तो कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो वेरी कर सकते हैं अलग अलग माइटोकॉन्ड्रियाज के नंबर. एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो वेरी इन द साइज एंड शेप. साइज़ और शेप भी अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं. नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर देखा गया है, दैट इज़ अ सॉसेज शेप. सॉसेज शायद हम लोग ना समझें, इट इज़ एन अमेरिकन एक्चुअली फूड डिश, ठीक है. आपने हॉट डॉग देखा होगा तो उसमें ऐसा गोल सा मीट का लोफ होता है, वो उससे रखते हैं बीच में, तो वो उसे सॉसेज कहते हैं. या सिलेंड्रिकल शेप है, आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से हम सिलेंड्रिकल उससे समझेंगे. सिलेंड्रिकल शेप का होता है. इसका डायमीटर अराउंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, और लेंथ में ये 1 to 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है. जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 2 लेयर्स होती हैं. इसे हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so here it is. So if you are going to see the mitochondria, it is having two outer membrane. माइटोकॉन्ड्रिया में 2 बाहर एक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो डबल प्रोटेक्शन है, ठीक है. अगर मैं नॉर्मली ऐसे देखूँ तो कुछ इस तरह का है, आपको अगर प्रॉपरली उसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो 2 ऐसे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है. अच्छा, अंदर वाली मेम्ब्रेन कुछ सीधी सीधी नहीं होती, वो आपकी, ये तो बाहर की मेम्ब्रेन हो गई आपकी. इससे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है. मतलब सीधी सीधी प्रेजेंट नहीं है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह से प्रेजेंट है. अब खुद ही ध्यान दो, अगर मैं इसको अंदर वाली लेयर को सीधा ऐसे होती तो कम लंबाई होगी ना, और जब वो फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड हो रखी है तो उससे सरफेस एरिया ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है. लंबा एक एरिया मिल गया ना आपको, क्योंकि इस एरिया पे एक्टिविटी होनी है, बहुत सारे काम होने हैं, ठीक है. इसलिए सरफेस एरिया कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आ जाए वो चाहिए. तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है, ठीक है. सो एज यू कैन सी, इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, here you can see, and it is the inner membrane.
अब इनर मेम्ब्रेन में मैंने आपको बता दिया कि ये फोल्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है, फोल्डेड होती है अंदर की तरफ। और ये जो दो आपके मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है आपका, ये दिख रहा है आपको अंदर की साइड, इनर मेम्ब्रेन से अंदर जो स्पेस है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन, जैसे कि ये आपका पहला वो हो गया, तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जगह स्पेस है उसे मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है। ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया, ये वाला मैट्रिक्स जहाँ पे प्रेजेंट है वो इनर कंपार्टमेंट हो गया। इस तरह से जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस होगा, अंदर का जो स्पेस है सारा माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको पूरे को ल्यूमेन कहते हैं। और ल्यूमेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बाय द इनर मेम्ब्रेन। जो ये आपकी मेम्ब्रेन आ जाती है एक और अंदर, उसकी वजह से दो कंपार्टमेंट्स में ल्यूमेन, जो अंदर का स्पेस है, ल्यूमेन समझ लीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो सारा स्पेस है उस सारे को हम ल्यूमेन कंसिडर कर रहे हैं। और जब आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक और इनर मेम्ब्रेन आ गई तो उसकी वजह से हमारा जो ल्यूमेन है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। एक तो आउटर, ठीक है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, सॉरी आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, और ये अंदर वाला इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट का स्पेसिफिक नाम दे दिया है मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग्स जो हैं, ये जो फोल्ड्स बन रखे हैं, ठीक है, इन्हें बोल देते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी याद होगा आपको, आपने लास्ट अभी जब गोल्गी एपरेटस और आप गोल्गी एपरेटस पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो देखे थे उन्हें हम क्रिस्टी कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही इनफोल्डिंग्स जो हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे ही हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। इन्हीं क्रिस्टीज़ पे सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं आपके क्रिस्टी पे। क्या क्या काम हो रहे हैं क्रिस्टी जो है, एक तो सबसे पहले क्रिस्टी जो ये आपका इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कह रहे हैं ना, इनफोल्डिंग्स की वजह से आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो ये क्रिस्टी जिस मेम्ब्रेन से बनी हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ये एंजाइम्स का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को करवाना। अब याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी जनरेट करना, राइट। इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाने के लिए 10th क्लास में याद कीजिए आपने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, एनर्जी बनती है। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मतलब एंजाइम जो क्रिस्टी के ऊपर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, आपके जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसे करने में हेल्प करेंगे। अभी ध्यान करते हैं हम कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। मैं इसे रब कर देती हूँ, आपको शायद याद आ जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज जो हमने खाना खाया उसमें से हमें ग्लूकोज मिला, वो हमारी सेल तक पहुंच गया, ठीक है, और हमने सांस ली तो उसमें ऑक्सीजन पहुंच गई। ये दोनों सेल्स में पहुंच चुके हैं। अब इनमें होगी आपकी रिएक्शन और इनसे फॉर्म होगा CO2, H2O एंड द मेन थिंग एनर्जी। एनर्जी भी कौन सी वाली, हमारी बॉडी में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, ATP, ठीक है। तो क्रिस्टी के ऊपर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे क्रिस्टी के ऊपर जहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाएंगे।
ये जगह है एरोबिक रेस्पिरेशन होने की, ठीक है। और इस रेस्पिरेशन से ही हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। आई तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आपको रिवाइज भी हो गया, कोई 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन फिर से याद कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड, ऑक्सीजन जिसमें इन्वॉल्व होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार इसे पढ़ के भी देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए हमें। ठीक है, सो लेट अस रीड इट आउट। ओके, तो यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद एन आउटर membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments। तो क्या हुआ कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, हर माइटोकॉन्ड्रियन में जो है आपका डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एक होगी इनर मेम्ब्रेन और दूसरी होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन्स की वजह से आपका जो ल्यूमेन है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्पेस है, वो दो कंपार्टमेंट्स में, दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। बता चुकी हूँ मैं आपको। इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। आउटर कंपार्टमेंट क्या करता है? आउटर कंपार्टमेंट बनाता है कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन जो है बाहर से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और इनर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? इनर मेम्ब्रेन करेगा आपका इनफोल्डिंग्स बनाएगा, जिन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, उसी को हम क्रिस्टी कह रहे हैं, ओके। और ये जो क्रिस्टीज़ हैं ये आपकी सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, क्योंकि फोल्ड हो गई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल रही है हमें। जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा हमें, उतने ज़्यादा वहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट हो पाएंगे, और जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया की जितनी फंक्शनिंग होंगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, है ना। तो क्या फंक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है जिसमें वो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में, इसलिए उन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शायद आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनल, सेल के अंदर ऐसा ऑर्गेनल जिसमें अपने आप कुछ चीज़ें अपने आप से करने की, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। आपको इतना तो पता ही है कि जो आपकी मोस्ट ऑफ द सेल्स की इंफॉर्मेशन होती हैं वो न्यूक्लियस के पास होती हैं। तो सारे ऑर्गेनल कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पे पूरी तरह से अपने डिपेंड होते हैं। कोई प्रोटीन वगैरह कुछ वैसा बनाना है जिससे कि वो अपने आप से काम कर सकें, तो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आएगी। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास आधी चीज़ें हैं अपने थोड़े बहुत आधे काम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, जबकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है थोड़ा बहुत, कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम 70S वाला, 70S वाला आपको याद होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको 70S टाइप जो राइबोसोम है वो मिला था, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S मिलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको वही वाला राइबोसोम देखने को मिलता है। अब ये सब क्या करते हैं? इन तीनों का काम है आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है। ये सब मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और आधा प्रोटीन अगर किसी ऑर्गेनल ने अपने आप से खुद बना लिया अपने लिए, ठीक है, तो फिर उसको न्यूक्लियस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे अपने काम वो अपने आप ही कर लेगा,
ओके, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। ओके, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करना हो, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपनी प्रोटीन्स वगैरह हैं, डीएनए है, तो ये मल्टीप्लाई कर सकता है खुद से, राइट। तो मल्टीप्लाई करना हो तो ये फिजन से करता है। फिजन आपको शायद याद हो, कोई एक, जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपने आप को दो में डिवाइड कर ले, ठीक है, आधा डीएनए या आरएनए जो भी है वो सब डिवाइड कर लिया और इस तरह से दो बन गए, ठीक है, ये फिजन है। फिजन का मतलब टूटना, एक चीज़ टूट रही है तो हिस्सों में टूट जाना, उसे फिजन कहते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप से डिवाइड भी हो पा रहा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।